अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। लगता यह है कि सियासी तौर पर एक महाज अगर खत्म होता है तो हुकूमत के लिए दूसरा महाज तैयार होता है, लेकिन अब यही मकूला मेरा ख्याल यह है कि अदलिया के हवाले से भी बिल्कुल सादिक आता है। यकीनन अदलिया में हर गुजरते दिन और हर गुजरते हफ्ते के साथ कुछ नए मसाइल जन्म लेते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि कभी कुछ मसाइल का रुख इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो जाता है, कुछ का लोअर कोर्ट्स हो जाता है और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी मसाइल की आमाजगा बन जाते हैं। पिछले कुछ अरसे के दौरान खास तौर पर जब से 26वीं आईनी तरमीम नाफिजुल अमल हुई है उसके बाद से हालात ऐसे हैं कि चाहे लोअर कोर्ट्स हो या हायर कोर्ट्स हो, वहाँ पर कोई भी जज सुकून से अपना काम करने की पोजीशन में नजर नहीं आता है। बाहमी चपकलिश अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा जो इख्तलाफात हैं वो भी अपनी जगह हैं। लेकिन अब ये मामला खुलकर जिस अंदाज में सामने आए हैं उससे यकीनन ये कोर्ट्स ना सिर्फ ये कि हजीमत से दो चार नजर आती हैं, बल्कि जो साइलिन है वो भी ये सोचने से दो चार हो चुके हैं कि आया आखिर वजह क्या है कि ये तमाम जजेस कुछ इश्यूज के ऊपर एक पेज पर नजर नहीं आते। अभी रिसेंटली हम ये देख रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के मामले के हवाले से जो रिफ्ट पैदा हुआ था, पहले से मौजूद जजेस जिनमें से बहुत सौ को एतराज ये था कि दूसरे कोर्ट्स में मौजूद 15वें नंबर पे सीनियरिटी के लिहाज से जो जज थे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाकर सीनियरिटी में नंबर 1 कर दिया गया। क्या ये उनके साथ इंसाफ है? यह अलग डिबेट थी, लेकिन अब ये डिबेट यहीं रुकती नजर नहीं आई, बल्कि अगर उस सिलसिले को वहीं पर रोक दिया जाता और उन जजेस को मुतमईन कर दिया जाता तो बड़ी हद तक ये मसला हल हो सकता था। लेकिन क्योंकि हमेशा की तरह बहुत से मसाइल की तरह इस मसले को भी एड्रेस नहीं किया गया, बातचीत नहीं की गई और उसका नतीजा ये निकला कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं वो इस मामले के ऊपर जो कि सीनियरिटी से जुड़ा है अब सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक दरखास्त दायर कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आया सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे, लेकिन एक साथ बैठने वाले ये जजेस आखिर वर्किंग रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करेंगे। इस पूरी सिचुएशन में बेनिफिशियरी बुनियादी तौर पर तो हुकूमत नजर आती है, लेकिन क्या ये अनइंटेंशनल है या फिर जानबूझकर हुकूमत की कोशिश है कि ये मसाइल पैदा किए जाएं और इसका फायदा उठाकर अदलिया को कमजोर किया जाए। ये वो अफवाहें जो कि इस्लामाबाद में गर्दिश जरूर कर रही हैं। इसी पूरे सियासी सिनेरियो के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद ये कि सियासत को कई दिहाइयां दे चुके हैं, बल्कि इन मामलात को बखूबी समझते भी हैं और ये भी जानते हैं कि इनका हल क्या है। ये अलग बात है कि हुकूमत वो हल करना चाहती है या फिर नहीं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि आप तो हमसे ज्यादा ये समझते हैं कि ये अदलिया में ये सारी चीज और ये सारी तब्दीलियां क्या नताइज लेके आती हैं। इससे पहले कि बाकी मसाइल पे जाऊं, ये जो आज 5 जजेस ने बाकायदा दरखास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, ये क्या मैसेज जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी नजर में? सना साहिबा, अदालत के इस माहौल को देखने के लिए जरूरी है कि पहले हम पाकिस्तान के अमूमी हालात का एक ब्रीफ सा तजिया कर लें। पाकिस्तान में क्योंकि सियासी तात्पुर रहा, कभी हुकूमत सियासी बनी, कभी उस पर सवाल, कभी उस पर सवाल, यूं सवाल अभी तक एड्रेस नहीं हुए और फिर पाकिस्तान के अंदर बहरहाल सियासत में मुदाफत का अमल एक तवील अरसे से जारी रहा है। डायरेक्टली भी इक़्तिदार लिया गया, इनडायरेक्टली भी इक़्तिदार में शमूलियत रखी गई। ये एक ऐसा अमल था कि जिससे एस्टेब्लिशमेंट का एक मुसलसल एक रोल बनता चला गया। पहले अदलिया इन एड ऑफ दैट थी, उसके बाद अदलिया खुद अपने तौर पे पार का हिस्सा बन गई और खुद उन्होंने पावर एंजॉय करना चाहिए या अपने अदालती फैसलों को या अदालत के फोरम को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हुकूमती इक़दाम, जिस तरह कई इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके ये अमल शुरू हुआ और कई चीफ जस्टिस तक ये जारी रहा। आजकल इसमें कुछ ठहराव है, वरना तो ये भी होता था कि शराब की बोतल पे भी केस हो गया, सुबह मोटो हो गया, जेलों के मुआयने भी हो गए, सड़कों के मुआयने भी हो गए। यानी अदालत ने बाकायदा एक एग्जेक्टिव का रोल लेना शुरू कर दिया। इनडायरेक्टली भी ये कि आप रोज सेक्रेटरीज को बुला के कहें कि ये करो, फलां करो और इस तरह के टैक्सेशन को इस तरह करो, तो ये काम जो अदलिया का नहीं है, अदलिया ने वो अज्यूम कर दिया। तो ये 2 बड़े इदारों की तरफ से जब ये शुरू हो गया, पार्लियामान या सियासी अमल जो था वैसे ही कमजोर था, उससे हमारी तरफ भी बहुत कमजोरियां थी, केसरियां थी, हमारी भी अपनी कमजोरियां हैं सियासी अमल की, तो हमें भी इसको देखने की जरूरत है। लेकिन इसने पाकिस्तान को कंफ्यूज रियासत बना दिया। इस वक्त न सिर्फ आपको एस्टेब्लिशमेंट में, सियासतदानों में, सियासी जमातों में, कारोबारी तबके में, आपकी मीडिया के अंदर एक बड़ी लड़ाई है कि सोशल मीडिया का क्या करें, फॉर्मल मीडिया का क्या करें। और अदलिया के अंदर ये कोई नया काम नहीं है। अदलिया के अंदर जजेज एक दूसरे से काफी अरसे से ग्रुप्स बने हुए हैं और कई जजेज एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, मिलते नहीं है, एक दूसरे के साथ बैठते नहीं है और नतीजा तक
ये खत लिखने का रिवाज बड़ा पुराना हो गया है अदलिया के अंदर। वो जज साहबान जो साथ वाले कमरे में बैठते हैं वो भी चीफ जस्टिस साहब से मुखातब नहीं होते बल्कि खत लिखते हैं। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा रवैया है जो इस बात का गमाज है कि हमारा वो इदारा जिसको बुनियादी तौर पे हम ये समझते हैं कि वो हमारा मुअज़्ज़ज़ तरीन इदारा है पार्लियामान के बाद, क्योंकि वहां पे बैठे लोग बड़े तजर्बाकार, बड़े ठंडे दिमाग वाले, बड़े ला नोइंग और गलतियों से तकरीबन मुबर्रा है, गलतियों को कम से कम गलतियों का इस्तेमाल उनसे तवक्को की जाती है। लेकिन ये तवक्को जिस तरह बाकी इदारों से पूरी नहीं हुई इसी तरह इनसे भी नहीं हुई। और आज ये सूरत हाल है कि जज साहिबान जब भर्ती हुए थे या जब एलिवेशन हुई थी, वो तो वैसे तो भर्ती का लफ्ज़ ही मुनासिब होगा, लेकिन जब एलिवेशन हुई थी इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद, तो अगर उसको देखा जाए तो मेरा ख्याल है जज साहिबान को अपनी तरफ ध्यान करेंगे तो कई सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। उनकी सीनियरिटी का इशू है, अगर उनको ग्रीवेंसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट को उनका इशू जो है वो मेरिट पे हल करना चाहिए। लेकिन ये सवाल कि जी दूसरी अदालतों से या सूबों से जजेस को ला के हमारी सीनियरिटी मुतासिर की गई, क्या ये 26वीं तरमीम के तहत हुआ है या पाकिस्तान के 26वीं तरमीम से पहले एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये प्रोविजन मौजूद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्योंकि वफाकी अदालत है, वफाकी अदालत में चारों सूबों से जजेस लिए जाते हैं, हाई कोर्टों से भी ले सकते हैं और चारों सूबों से नुमाइंदगी भी ली जा सकती है। बल्कि ये बड़ा संजीदा सवाल रहा है। इस्लामाबाद बहुत छोटी जगह है, वहां पे काम करने वाले जज साहिबान जो हैं वो वकला वही हैं, वो छोटी कम्युनिटी है, 2 सीटें हैं इस्लामाबाद शहर की, और वहां पे लोगों के पर्सनल ताल्लुकात, बिरादरियां, कबीले, वहां के ही जज साहिबान अगर आप सेशन कोर्ट में भी रखेंगे उनके भी बाहर तबादले नहीं होंगे, हाई कोर्ट में भी रखेंगे और वो भी बाहर नहीं जाएंगे या बाहर से जजेस नहीं आएंगे, तो फिर भले उनके डोमिसाइल जैसे भी हो लेकिन वो भी फिर करीने इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि वहां भी फेवर्स आ जाएंगी, उनके अपने चैम्बर होंगे। तो ये भी एक बड़ा सवाल रहा है हमेशा। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद है, ये उनको बुलाया गया है, लाया गया है, वो तो ऐन कानून के मुताबिक हुआ। अब अगर कोई जज साहबान समझते हैं कि उनकी सीनियरिटी मुतासर हुई है तो वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फोरम है जहाँ पे उनका मामला जो है वो इधर वे हल हो जाएगा, किसी एक तरफ लग जाएगा। अच्छा, लेकिन अब सर आप कह रहे हैं कि उधर चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, हल हो जाएगा, लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भी झांक कर देखें तो उधर भी सूरत हाल कोई समझ से बालातर है। अगर आपको याद हो तो कुछ हफ्तों पहले जुडिशल कमीशन के इजलास के ऊपर कुछ जजेस ने बायकॉट कर दिया था जुडिशल कमीशन के इजलास का कि जी हम नहीं बैठते जब तक 26वीं तरमीम से मुतालिक दरखास्तों पर आप फैसला नहीं देते थे, टेक्निकली ये कमीशन भी ठीक नहीं है। तो अब वो उधर भी कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं। तो आखिर वजह क्या है कि अदलिया में मौजूद चीफ जस्टिस साहिबान या जो ऊपर के लोग हैं वो पहले उन कोर इश्यूज को रिजॉल्व करने के बजाय कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा रहे हैं? मतलब अगर वो दरखास्तें पहले सुन ले तो मामला खत्म हो सकता है ना। सना साहिबा, गुजारिश ये है कि मेरा उन्हीं जज साहिबान से सवाल है कि क्या उनकी अदालतों में ऐसे केसेस ऐसे जो मुख्तलिफ कवानीन के तहत फाइल हुए हैं और वो कवानीन अदालतों में चैलेंज है और वो कोर्ट में या लोअर कोर्ट में केस चल रहे हैं, क्या उन केसेस को वो जज साहिबान खुद सुनते नहीं रहे या आज नहीं सुनते हैं, या वो 2 जज साहिबान ये कहते हैं कि अगर आप ये नहीं करते तो हम इस अमल का हिस्सा नहीं बनते। इसका मतलब है 2 की राय बाकी सारी सुप्रीम कोर्ट की राय पे भारी है, यानी उनकी राय कंपल्सरी है। क्या बाकी जज साहिबान जज नहीं है जिन्होंने बैठ के ये फैसला किया है? जो जुडिशल कमीशन में बैठे हुए थे बाकी जज साहिबान, क्या वो जजेस नहीं है? जो इस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठे हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के उनके बराबर के जज नहीं है? तो क्या 2 जज साहिबान को 15 जज साहिबान के ऊपर फौकियत देनी है? क्या उनको उसके ऊपर सुपरसीड कराना है? ये बड़ा नामुनासिब रवैया है और जज साहिबान को चाहिए अपनी राय दीजिए और उस राय के बाद अगर आपके साथी जजेस जो बैठे हैं वो भी आप जितने ही मोतबर हैं, वो भी आप जितने ही लाद होंगे हैं, और अगर वो समझते हैं कि नहीं ये ठीक है तो उनकी राय मेजोरिटी में जाना है ना। अदालत ने किसी 1 या 2 जज साहब के साथ नहीं, अदालत मेजोरिटी में फैसला करेगी तो मेजोरिटी का काम लागू होगा। अगर आप बायकॉट भी करेंगे तो काम तो चलता रहेगा। सही।
अच्छा, अब सर ये तो चले एक ये जो मसला है, मैं माजूर चाहता हूँ, जी जी ये जो एक सवाल उठाया जाता है ना कि अगर ये पहले ले लिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्यों दो जज साहिबान ये कहते हैं कि बाकी सारी सुप्रीम कोर्ट की राय से हमारी राय मुतमिर है। बिल्कुल ठीक सर, पॉइंट जस्टिफाइड। अच्छा, अब ये तो चले आप अदलिया से जुड़े कुछ मसाइल हैं सर, कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से खुद सियासी तौर पर भी कुछ सिचुएशन बेहतर नहीं हो रही है। अभी अगर आपकी भी नजर से वो खबर गुजरी हो जो हामिद रजा साहब का एक स्टेटमेंट था, और उसमें ऑब्वियसली पीटीआई ने और हुकूमत दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जी बानी चेयरमैन को एक ऑफर फिर की गई है जिसमें उनको कहा गया कि आपकी सजा हम खत्म कर देते हैं। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ऑफर किसने दी या किस तरह दी गई, लेकिन अगर आपको मैं माजी में लेके जाऊं तो पहले गंडापुर साहब के हवाले से भी ये बातचीत हो रही थी कि किसी हद तक निगोसिएशन करने की उन्होंने कोशिश की, बाद में वो खबरें कुछ दुरुस्त भी साबित हुई। फिर उनकी एहलिया के बारे में भी यही बात हुई कि जी उन्होंने भी कुछ बातचीत करने की कोशिश की लेकिन वो किसी शक्ल में नहीं जा सकी। तो अमूमन ये जो अफवाहें हैं उसमें कुछ सदाकत भी होती है, लेकिन आपकी अपनी क्या राय है? क्या ऐसी ऑफर अगर खान साहब को की जाती है तो वो जो जरदारी साहब ने सालों जेल में गुजार दिए वो फिर कहाँ रुके स्टैंड करेंगे? जो नवाज शरीफ साहब ने जेलों में गुजार दिए वो कहाँ स्टैंड करेंगे अगर किसी को डील ही ऑफर करनी है? तो देखिए, जो उनके साथ हुआ वो ज्यादती हुई, ये हमारा मौकफ है, इसके बरखिलाफ भी मौकफ है। सो आज किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, वो इमरान खान हो कोई और हो। हाँ, जो अगर किसी का कसूर है, गुनाह है, उसके मुताबिक उसको जजा सजा मिलनी चाहिए। अब अगर किसी ने कहा है कि कोई किसी को डील ऑफर की गई है या फला हुआ, तो जब तक वो सब्सटेंशिएट नहीं होगी अफवाहों को, मैं तो जब लॉजिकल बात ना हो, किसी खबर आई ये अफवाह, ये जराए की खबर अफवाह ही होती है। अच्छा, अफवाह है, ये दुरुस्त भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर मेरा लॉजिकल थिंकिंग उसको उस तरफ नहीं लेके जाती, मुझे ये करीने क्यास नहीं लगती, तो मैं इस खबर को ये अहमियत नहीं देता कि मैं इस पर कमेंट करूं। उसकी वजह यह है कि सनसनीखेजी ये आपके यहाँ भी बड़ी बड़ी पॉपुलर हो गई है, हमारे यहाँ सियासतदानों के अंदर भी बड़ी पॉपुलर हो गई है। हम भी सनसनीखेजी में अपना काम चलाते हैं, आप भी सनसनीखेजी में अपना काम चलाते हैं। तो मेरा ख्याल है सनसनीखेजी से हटके अगर कोई अपने लिए इस खबर थोड़ी सी छुरली छोड़ के और उस पर कमेंट्री शुरू कराए और एक ओपिनियन बनाए, मैं तो उसको इस खबर नहीं समझता, इस खबर को, जब तक इस खबर का कोई माखज न हो। सही। अच्छा, ये फरमाएगा सर कि कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन की तरफ से इकट्ठा होकर एक ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है। एक तो ये कि आपको लगता है कि इससे कुछ खौफ महसूस करना चाहिए हुकूमत को कि ऐसा अगर अलायंस बनता है तो कोई टफ टाइम देखने को मिलेगा, और दूसरा JUIF की तरफ से कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही कि वो उस अलायंस को लीड करेगी या उसमें शामिल होगी या फिर वो हुकूमत के साथ खड़ी होगी। तो आपकी क्या राय है सर कि क्या खो देना JUIF को एज ए इत्तेहादी अफोर्ड कर सकती है हुकूमत? हमारे तो इत्तेहादी वो है ही नहीं इस वक्त, तो है ही अपोजिशन में। सर वो तो है, लेकिन एक करीबी ताल्लुकात तो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से करीबी ताल्लुक बिल्कुल है, और मौलाना फजलुर रहमान बड़े सियासतदान हैं, उनकी बड़ी फॉलोशिप है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और मैटर करते हैं बहुत। लेकिन उनका पहला गिला जो है वो तो PTI से है। वो ये कह रहे हैं कि मुझसे खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट छीना है। खैबर पख्तूनख्वा में तो मैंडेट PTI के पास है, तो किसको दिया गया है? पहले PTI उनका मसला हल कर ले। दूसरा, अपोजिशन अलायंस फोर्स करना चाह रही है, शामिल है, करना चाहिए। एक पॉजिटिव मूव के तहत अवामी दबाव सियासत के रुख को मुतय्यन करता है। अपोजिशन इससे पहले भी इत्तेहाद बनाती रही है, हम भी बनाते रहे हैं। ये मुख्तलिफ ख्याल जमातें इकट्ठी होती रहती हैं, लेकिन इनके मुख्तलिफ ख्याल होने की वजह से ही सना मिर्जा साहिबा ये मुल्क की तारीख है कि इस तरह के इत्तेहाद अबतरी तो जरूर पैदा कर लेते हैं, सिस्टम के अंदर दरारें तो डालने में कामयाब कई दफा हो जाते हैं, सिस्टम फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट को डिले तो करते हैं जो अल्टीमेटली अवामी मसाइल में इजाफे का बायस बनते हैं, लेकिन इनसे कभी हुकूमतें नहीं गिरी। हमने बहुत सारे अलायंस फोर्स किए, जगह जियाउल हक के खिलाफ किया, MRD बनी, हमारे खिलाफ अलायंसेस फोर्स हुए, भुट्टो साहब के खिलाफ, बाकी तो जितने भी अलायंसेस बने हैं आज तक इस मुल्क की तारीख में, उनकी वजह से डायरेक्टली तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, कभी गैर आईनी इकदाम हुए, कभी अदालतों ने आइन से तजावुज करते हुए फैसले कर लिए, तो उसके नतीजे में हुकूमतें उथल पुथल का शिकार हुई। वो जो भी हुआ वो आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं था। तो
अलायंसेस से हुकूमतें नहीं गिरा करती, फंक्शनिंग को स्लो करना। अगर वो ये समझते हैं अपोजिशन वाले कि हुकूमत ने कुछ हिम्मत इकोनॉमी की दुरुस्त की है और उनके आस्ता आस्ता लोगों को ये यकीन होना शुरू हो गया है कि भाई अब इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हो गई है, हुकूमत ने अपनी ग्रिप मजबूत कर ली है। अभी हम बहस कर रहे थे अदलिया की, कि अदलिया के अंदर भी अब वो स्पाइट नहीं है कि वो डायरेक्टली इक़्तिदार को शेक कर दे या डायरेक्टली इक़्तिदार में आके मदाखलत करें। तो फिर लोगों को एक तासर आना शुरू हो गया कि हुकूमत मजबूत है। अगर तो वो इस अमल को रोकने के लिए, इसका इलाज करने के लिए अपोजिशन जो है वो हिलाना चाहती है कि गवर्नमेंट के इक़दाम जो है वो लोगों को रिलीफ ना दें और लोग उनसे नाराज हो, तो और बात है। बाकी मेरा ख्याल है कि इससे खुश तो गवर्नमेंट नहीं हो सकती, कंफर्टेबल भी नहीं हो सकती। अगर सड़कें जो हैं उन पे एहतजाज हो रहा तो काम तो खराब होता है। पार्लियामेंट पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, उसमें बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये कल भी फंक्शनल नहीं थी, ये परसों भी उतनी फंक्शनल नहीं थी, लेकिन काम तो कर रही है, कानून साजी तो हो रही है, हुकूमत तो चल रही है, आपका मीडिया भी चल रहा है, सियासी अमल भी चल रहा है, सूबाई हुकूमतें भी चल रही हैं और वार ऑन टेरर में भी हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक हफ्ते एक हिजान सा रहता है और अपोजिशन का एक काम ये भी होता है कि अपने मुखालिफ को सुकून का सांस ना लेने दे, लेकिन ये देखने की जरूरत है कि इस सोच के तहत अगर काम किया जाएगा तो क्या उसका मुल्क की कमजोर सूरत हाल को और नुकसान होने का एहतमाल नहीं है? क्या लोगों की जिंदगियां जो पहले ही आसानी नहीं है और मुश्किल में तो नहीं चली जाएंगी? ये देखने की बहरहाल जरूरत। सर काश के ये सोच जो आप जिसकी तशहीर कर रहे हैं वो बाकी लोगों को भी यकीनन उनके भी जहनों में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कारा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी सीनियर रहनुमा हैं। और दूसरा, जाते जाते जो मुल्क का अहवाल वो बयान कर रहे थे, बड़े अफसोस की बात है कि सियासी जमातें चाहे अपने अपने मफादात की जंग तो लड़ रही हैं, लेकिन अगर सोच के साथ आगे बढ़ें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरक्की में कोई राह में रुकावट होनी नहीं चाहिए। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही मुताल्लिक कि आया जो खबरें गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, चाहे आपसी टूट फूट का शिकार हो या फिर बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग हो, किस हद तक इनमें सदाकत है। खासतौर पर साबिक सदर आरिफ अलवी साहब के दौरा अमरीका के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी जमातें हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं वो भी कुछ ना कुछ मसाइल का शिकार तो हैं, लेकिन बज़ाहिर हुकूमत की तरफ से मईशत की बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं और उसके आसार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आने वाले चंद वक्तों में नज़र ज़रूर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से जो इकट्ठा होने का सिलसिला है वो भी बज़ाहिर होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस के नाम के ऊपर जो अपोजिशन की तमाम जमातें एक पेज पर होती चली आ रही हैं, उसका नतीजा ये बनता नज़र आ रहा है कि ईद के बाद इस एहतजाजी तहरीक में मज़ीद मुतहरिक लोगों को शामिल किया जाएगा और फिर नज़र भी आएगा कि हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्डिंग की जाए। इसी पूरे सिनेरियो में आरिफ अलवी साहब जो कि साबिक सदर पाकिस्तान हैं, वो अमेरिका के दौरे पर भी हैं और उस दौरे के हवाले से भी बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ बयानात भी दिए हैं और कहा यह जा रहा है कि मखसूस लॉबिंग के हवाले से भी उनका नाम सामने आ रहा है। लेकिन खुलकर वो किस हद तक इसके अंदर कोई किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर अलवी साहब की तरफ से किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं आई है। दूसरा ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनके हवाले से एक पेज पर है, लेकिन आपसी टूट फूट के मसाइल का भी शिकार हो रही है। ऐसी सिचुएशन में किस हद तक एक मजबूत अपोजिशन की सूरत में और सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात की सूरत में वो अपना प्रेशर जो है वो हुकूमत के ऊपर बिल्डअप कर सकती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, इन्हीं के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, मेंबर कौमी असेंबली भी हैं, खुर्रम शहजाद विर्क साहब मौजूद हैं। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर पहले ये फरमाइएगा कि अगर मैं मुख्तसरन जानना चाह रही हूँ कि आज बड़ी इसके ऊपर गुफ्तगू होती रही सोशल मीडिया के ऊपर भी और टीवी स्क्रीन के ऊपर भी कि आरिफ अलवी साहब अमेरिका के दौरे पर हैं, यूएस एड के हवाले से भी उन्होंने कुछ बयानात दिए, लेकिन ये कि कहा जा रहा है कि उनका दौरा किसी किस्म की लॉबिंग का कोई हिस्सा है। सर क्या वाकई ऐसा है कि अलवी साहब को लॉबिंग करने के लिए पाकिस्तान से अमेरिका जाना पड़ रहा है? क्या इसमें कोई सदाकत है इस अफवाह में जो गर्दिश कर रही है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन आरिफ अलवी साहब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं और बड़ी नुमायां उनकी पोजीशन है अभी पार्टी के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर। तो बाहैसियत एक साबिक सदर के भी यकीनन वो ममालिक का दौरा करते रहते हैं, ममालिक में आते जाते रहते हैं। तो लॉबिंग के हवाले से जो आपने बात की, तो हम सब पाकिस्तान के मफाद के अंदर हैं, पाकिस्तान के हमें हर 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 लहज हमें पाकिस्तान अजीज है
और हम पाकिस्तान के वसीतर मफाद के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम बात कर सकते हैं। अलवी साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई नेगेटिव एजेंडा है और ना कोई मनफी सोच है। यकीनन एक मुस्बत के साथ वो अगर अगर इस तरह से बात की जाए, अगर देखा जाए कि शायद वो इसलिए फॉरेन विजिट के ऊपर गए हुए हैं कि वो दुनिया को बताना चाह रहे हैं, तो आज दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज की सूरत अख्तियार किए हुए है। दुनिया के सामने कोई चीज ढकी छुपी नहीं, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम ने 2024 8 फरवरी को इक्तदार किन लोगों को सौंपा था और क्या वो हकीकी लोग असेंबलियों में जाके बैठे या नहीं बैठे, इसका पूरी दुनिया को मैं समझता हूँ बाखूबी एहसास और अदराक है। और पूरी दुनिया ये जानती है इस वक्त, और इसमें पाकिस्तान की शायद नेक नामी नहीं हो रही, पाकिस्तान का बेहतर बेहतर इमेज पोर्ट्रेट नहीं किया जा रहा। अगर बानी चेयरमैन को इस वक्त जेल में रखा गया है तो उनके जो असबाब हैं, जो चीजें उनके बयान की गई हैं, जो उनके ऊपर हैं, वो बहुत ही, और मैं ये समझता हूं कि ये स्टिग्मा है ऑन द नेम ऑफ अ पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान जो एक खूबसूरत मुल्क है और इंशाल्लाह ताला ये दुनिया में बहुत तरक्की करेगा अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ताला। तो ये लोग पाकिस्तान के मफाद के अंदर पाकिस्तान का भला और पाकिस्तान की बेहतरी नहीं सोच रहे। क्या पूरी जिंदगी में कोई ऐसा जुर्म सरजद किया हो कि वो आज तक इससे पहले कभी जेल में रहा हो? और ये मैं समझता हूं कि ये एक बैड इमेज है जो पाकिस्तान का अक्रॉस द वर्ल्ड जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। और अगर अलवी साहब का ये दौरा किसी हवाले से पाकिस्तान के लिए मुस्बत हो तो मैं इसको बड़ा खुशायद कहूंगा। आना, उनकी बातचीत करनी, चूंकि उनके पास माजी में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ओहदा है, जो मतलब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर वो रह चुके हैं। तो इस हवाले से वो कहीं मतलब अगर वो गए हैं तो उनको शायद उस तरह से उसकी लॉबिंग की बजाय हमें उसको बेहतर अंदाज से, बेहतर तरीके से उसको बयान करना चाहिए। अच्छा, मुझे खुर्रम साहब ये फरमाएगा कि चलिए ये तो आप कह रहे हैं कि उनका रूटीन का दौरा है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये फरमाएगा कि इस वक्त ख़बरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ईद के बाद एक जो अपोजिशन अलाइंस बन रहा है उसको मुतहरिक तरीके से शुरू करने जा रही है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई हिकमत अमली नहीं सामने आई है कि आया सड़कों पर एहतजाज करेंगे या कोई रैली निकालेंगे या कोई धरना देंगे, और इसमें फिर JUIFA का भी शामिल होना ना होना उसमें भी कुछ अनक्लैरिटी मौजूद है। इस पर क्या राय है आपकी? पाकिस्तान की हद तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल क्लियर है इसमें। एहतजाज करना आइन हमें इजाजत देता है, हमें हक देता है। हर शहरी का बुनियादी आइनी हक है कि वो एहतजाज कर सकता है। हमने पहले भी एहतजाज किए, एहतजाज की कोशिश की मुस्बत अंदाज में, और हमें एहतजाज से रोका गया। तो जहां पे मुल्क में कानून और आइन नाम की कोई चीज ही ना हो तो वहां पर ऐसे ओछे हथकंडे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं। हम इंशाल्लाह एक एक ग्रैंड अलायंस की कोशिश कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह ताला ईद के बाद एक भरपूर एहतजाज करेंगे। और एहतजाज जो है वो पाकिस्तानियों के अपने दिल की आवाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से जिस तरह से उनके साथ आज तक किया गया और जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम का असल मैंडेट चोरी किया गया, ये पाकिस्तानी अवाम की मैं समझता हूं तौहीन है। तो पाकिस्तानी अवाम ने अगर ए को वोट दिया है और वो ए की बजाय बी जाके असेंबली के अंदर हल्फ ले रहा है और वो असेंबलियों के अंदर बैठ के पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहा है, तो ये उनके लिए ये उनको ग्रां गुजरता है और वो इसके ऊपर एहतजाज करने का अपना हक रखते हैं। और इसमें हम अपने बानी की रिहाई के लिए, जो कि नाजायज तौर के ऊपर आज पाबंद सलासल हैं, इनके अलावा और हमारे दीगर बेशुमार वर्कर्स हैं, किस तरह का रवैया उनके साथ रवा रखा गया, यकीनन हम इसके लिए हक रखते हैं। एहतजाज करने का हक हमारा आईनी और कानूनी है और हम इसके लिए भरपूर एहतजाज करेंगे अपने बानी की रिहाई के लिए और अपने बानी के साथ खड़े हैं। तकरीबन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो 80% 80% अवाम है जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया है, वो आज भी यही चाहते हैं कि बानी फिलफौर रिहा हो और बानी अपनी उसी पोजीशन के ऊपर जाए जिस पोजीशन के ऊपर अवाम ने उन्हें वोट दिया है।
अच्छा खुरम साहब, ये फरमाएगा कि सर अभी पार्टी के हवाले से जो खबरें हैं उनमें क्या सदाकत है? यानी खबर ये भी आई कि जो रिहाई के लिए बनाई गई एक कमेटी थी, उस ज़ेली कमेटी में भी मसाइल रहे। उसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं और कुछ दीगर लोग थे, उन्होंने अपनी साइड लाइन पर मीटिंग कर ली। बाकी कमेटी के जो मेंबरान हैं वो इंतज़ार करते रहे, अली मोहम्मद ख़ान साहब, रऊफ़ हसन साहब वगैरह। लेकिन साइड लाइन के ऊपर जो बाकी कुछ लोग थे उन्होंने आपस में बातचीत कर ली, उमर अयूब साहब वगैरह ने, और बाकी लोगों को लूप में नहीं लिया। फिर पार्टी में इख्तलाफात के हवाले से भी खबरें, जिस तरह मरवत साहब या फवाद चौधरी साहब ने जिक्र किया जिन इनसाइट्स का, उस पर भी खुल के सिर्फ एक रिजेक्शन तो आई है, लेकिन खुलकर इजहार ख्याल नहीं किया पार्टी ने किसी भी सतह पर। देखिए, सबसे पहले तो रिहाई के ऊपर जो पूरी पार्टी तहरीक इंसाफ सब एक पेज के ऊपर है। सब इस बात के ऊपर मुत्फिक हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए हम सब ने मिलकर जदोजहद करनी है, लाहे अमल बनाना है, तरीकेकार बनाना है और इसके ऊपर सब ने मिलके इम्प्लीमेंट करना है। आज सुबह की बात है कि मैं आपको बताता हूं कि आज उमर अयूब साहब की एटीसी जो गुजरांवाला में है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट, उनमें उनकी पेशी थी। उनकी पेशी से कबल ही वहां पे लोगों को छोड़ दिया गया। पुलिस ने वहां पे अपना वहां पे छापे मारे, कारकुनान के यहाँ जो मेंबर हमारे वहां पे थे, प्रोविंशियल असेंबली, उनके यहाँ गए, उनकी रिहाई के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनको पकड़ने के लिए। तो जब हम इस तरह के हालात से हम सब दो चार हैं, तो यकीनन हम सब का कहीं एक जगह के ऊपर इकट्ठे होना मुमकिन नहीं। तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम कुछ मशावरत करते हैं, कुछ लोग जो जहां पे इकट्ठे होते हैं, कुछ लोग बाद में इकट्ठे होते हैं, तो मिलके उनके ऊपर मीटिंग की जाती है। इसी के हवाले से शायद इसी तरह से वो मीटिंग जो थी वो शायद नहीं हो सकी प्रॉपर बाकायदा तौर के ऊपर, लेकिन कोई अबहाम नहीं है, कोई गलत फहमी नहीं है, कोई दरार नहीं है, कोई तफरीक नहीं है, कोई रिफ्ट नहीं है, कोई इनसे इलादा नहीं है। सबका एक यकनकाती एजेंडा है और वो एजेंडा हमारे इमरान खान की रिहाई है। उसके लिए जो हिकमत अमली है वो बनाई जा रही है, एक ग्रैंड अलायंस जो है अपोजिशन के साथ, उसकी इंशाल्लाह ताला हत्ततुल मकदूर जो वो कोशिश की जा रही है, और इमीडिएटली आफ्टर ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह एक भरपूर तहरीक चलाई जाएगी इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद बेग साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मेंबर कौमी असेंबली, हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन इस हवाले से एक बड़ा क्लियर स्टांस तो है पीटीआई का, लेकिन अब देखना होगा कि बाकी अपोजिशन की जमातें पीटीआई का जो एक बयानिया है और उसके अलावा पीटीआई की जो हिकमत अमली है उसमें किस हद तक उनको सपोर्ट करती हैं। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद सियासत से हम क्रिकेट के मैदान में कदम रखेंगे और देखेंगे कि क्रिकेट में कल पाकिस्तान की हार के बाद पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत में ही कितना सबक सीखा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से हम सियासी तौर पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनका तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कल क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा ताज़ा हवा का झोंका था जो पाकिस्तानियों ने महसूस करने की कोशिश की, लेकिन अगर सही मायनों में कहा जाए तो सही मायनों में तस्कीन भी नहीं हो सकी उस झोंके की। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर ये रही कि न्यूजीलैंड के साथ इफ्तिताही मैच तो इस टूर्नामेंट का जो कि खेला जा रहा है वो खेल लिया पाकिस्तान ने, लेकिन एक तो ये कि पाकिस्तान अपनी कोशिशों के बावजूद भी वो इफ्तिताही मैच जीत नहीं सका, और दूसरा फ़खर इमाम साहब की जो इंजरी थी वो भी पाकिस्तान को महंगी पड़ गई। अब देखना ये होगा कि आया इतने पैसे, बल्कि लाखों रुपए के हिसाब से जो खिलाड़ियों के ऊपर खर्च किया जाता है, लेकिन उनकी फिटनेस का ये आलम है कि अगर एक कैच भी उनसे छूट जाए और वो गिर जाएं तो उसमें किसी ना किसी इंजरी का शिकार हो जाते हैं। तो फिर पूरा साल किन चीज़ों की वो ट्रेनिंग करते हैं, और ख़ासतौर पर अगर इस टूर्नामेंट को मद्देनजर रखा जाए तो हमें ये कंपैरिजन भी करना चाहिए कि भारत में जब कभी इस किस्म के इवेंट्स होते हैं और भारत को मेज़बानी करने का मौका मिलता है तो जिस तरीके से उनकी टीम परफॉर्म करती है, ज़्यादातर केसेस में वो टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनको होम ग्राउंड की जो बेनिफिट है वो भी हासिल होता है। तो पाकिस्तान किस हद तक इसके लिए तैयार है, और ख़ास तौर पर आने वाले वक्त में इस टूर्नामेंट में ही इंडिया और पाकिस्तान का जो अहम तरीन मैच है उसके लिए किस हद तक तैयार है, इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये फरमाएगा कि वैसे तो बड़े अच्छे तरीके से ये इवेंट शुरू हो चुका है, लेकिन कल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही, आप क्या ग्रेड करेंगे पाकिस्तान को कि एफर्ट्स पूरा किया लेकिन फिर भी हार जीत तो खेल का हिस्सा है, या फिर आपको लगता है कि फुली डिवोशन के साथ कल के मैच में नहीं काम किया गया? बहुत बहुत शुक्रिया सना। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तानी टीम का जो 15 खिलाड़ियों का इंतखाब दुरुस्त अंदाज से नहीं हुआ। टीम गैर मुतवाजिन थी। आपके पास एक ओपनर, एक स्पिनर लेकर आप इतना बड़ा इवेंट खेलने के लिए जा रहे हैं, तो अब आपका कल जब फखर जमान इंजर्ड हो गया फील्डिंग करते हुए, तो आपके पास ओपनर नहीं था। सऊद शकील को आपने इनिंग्स ओपन करने भेजा, और बाबर आजम जिन्होंने इस टूर्नामेंट से कबल अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा वनडे इंटरनेशनल मैचेस में ओपनिंग की थी, आपने उन्हें ओपनर बना दिया। मतलब हम टेम्परेरी जो है ना कॉस्मेटिक
वो सर्जरी के चक्कर में लगे रहते हैं कि टेम्परेरी हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। और पाकिस्तान के इस कॉम्बिनेशन की वजह से पूरी टीम डिस्टर्ब है। आखिरी ओवर्स में आपके फास्ट बॉलर्स की पिटाई होती है, शाहीन शाह अफरीदी हुए, हारिस रऊफ हुए, नसीम शाह हुए। आपके पास एक स्पिनर है, भारत 5-5 स्पिनर लेकर आया हुआ है, दीगर टीमें 3-3 स्पिनर लेकर आई हैं। तो पाकिस्तान की टीम डीमोरलाइज है, क्योंकि पहले ही न्यूजीलैंड उसे 2 मैचेस हरा चुका था ट्राई सीरीज के, और एक मैच न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से हराया, फिर फाइनल 5 विकेटों से हराया। तो ये बात तो सबको पता थी कि न्यूजीलैंड की टीम बड़ी मजबूत है और बड़ी मुतवाजिन है, वो पाकिस्तान को टफ टाइम देगी। अब 320 रन आप करवा रहे हैं, कप्तानी आपसे अच्छी नहीं हो रही, आप फील्डर्स आपके साथ नहीं दे रहे, पसंद नापसंद की बुनियाद पर आपने टीम का इंतखाब किया है। खुशदिल शाह कहां से आ गए, वो 2 साल से टीम से बाहर थे। फहीम अशरफ कहां से आ गए। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं सना कि पाकिस्तान की जो मायूस कुन कारकर्दगी है, ये सब उस जानिब जाता है और इसी वजह से हमें शिकस्त हुई है। नहीं। अब दुआ करें कि हमारे जी। अच्छा, लेकिन बेग साहब आप जो बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मैं तो बचपन से यही बातें सुन रही हूँ कि टीम में पॉलिटिक्स है, पसंद नापसंद के ऊपर लोग आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। मतलब हम कब सुधरेंगे, हमें कब एहसास होगा कि हमें टीम को ठीक करना है। ये जो इतने फॉरेन इंस्ट्रक्टर्स जो हैं और कोचेस भारी भरकम मुआवजे के ऊपर पाकिस्तान में आकर अय्याशी करते हैं, ये फिर किस काम के लिए आते हैं? मतलब फिर क्या वजह है कि हम इनको प्रेफर कर रहे होते हैं? आपने सही कहा, अब आप बचपन से सुनती आई हैं, आप बुढ़ापे तक यही बातें सुनती रहेंगी, मुझे तो लग रहा है। उसकी वजह ये है कि ये सही होने वाला नहीं है। हम भी कह कह के थक गए कि भाई कुछ किया जाए। जो आता है अपनी मर्जी के लोगों को ले आता है, पसंद नापसंद की बुनियाद पर। उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है, और ये वो वाहिद खेल रह गया है सना कि जिससे लोग बड़ा अटैच हैं। बाकी आप देखें हॉकी का क्या हाल है, बिल्कुल ऐसे ही है। स्क्वाश का क्या हाल है, दीगर खेलों के मुकाबले में। तो हाँ। मेरे ख्याल में अभी तो गैर मुल्की कोच नहीं लाया, अभी तो आकिब जावेद को ये जिम्मेदारी दी है। और सिलेक्शन कमेटी, असल सवाल पैदा हो रहा है कि वो सिलेक्शन कमेटी जो लाखों रुपए महाना ले रही है, क्या वो टीम का इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि आप देखें, एक सिलेक्टर अजहर अली पाकिस्तान के कप्तान रहे, 90 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले। एक सिलेक्टर असद शफीक पाकिस्तान की जानिब से 77 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले। आकिब जावेद माजी में सिलेक्टर रह चुके हैं, आईसीसी से अटैच हैं। और उसके अलावा एक इन्होंने अलीम डार को रख लिया अंपायर को, हालांकि होना ही चाहिए था कि उन्हें अंपायरिंग के मयार को बेहतर बनाने के लिए उनकी खिदमात ली जाती। फिर एक सेलेक्टर इन्होंने डेटा एनालिस्ट की सूरत में हसन चीमा साहब को ले लिया है। तो जब आप इस तरीके के इकदाम करेंगे तो फिर नतीजा तो यही आना है ना आपके सामने। अच्छा, लेकिन अब ये बताइएगा बेग साहब कि ये तो मुझे वैसे कोई अच्छी इससे वाइब्स नहीं आ रही हैं जो इस वक्त सूरत हाल आप बज़ाहिर दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें जो माहिरीन होंगे आपकी तरह वो इसको समझ रहे होंगे। अब आपके ख्याल में इस वक्त क्या स्टैंड करती है? पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, बल्कि मेरा ख्याल है कि सबसे इंपॉर्टेंट मैच इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का है। तो फिर कितनी तैयारी है? और दूसरा ये जो हम जाकर दूसरे मुल्क में वो मैच खेलेंगे, तो बज़ाहिर तो नकवी साहब इसको अपनी कामयाबी क्लेम कर रहे हैं। आप इसको कैसे रेट करते हैं कि ये पाकिस्तान की कामयाबी है? क्योंकि ये तो एक तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है, लेकिन ये अजीब नहीं होगा कि इंडिया को अलग से बाहर रखा जाए और बाकी जो टीम्स हैं उनको पाकिस्तान फैसिलिटेट करे? यही तो ब्लू आइड बॉय बन गया है ना भारत, जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। और शुरू में तो हमारे चेयरमैन साहब कह रहे थे कि हम किसी तौर हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, कतई नहीं खेलेंगे। क्या हुआ, हमें सरेंडर करना पड़ा और इंडिया ने हमें ये लॉलीपॉप दिया कि अब जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें आपके मैचेस इंडिया में नहीं होंगे। तो वो तो मुश्तरका तौर पे श्रीलंका और इंडिया उसको होस्ट कर रहे हैं, तो श्रीलंका में हो सकते हैं। ये हमेशा हमें बेवकूफ बनाता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड, और हमेशा हम सरे तस्लीम खम कर लेते हैं। मेरे ख्याल में भारत को एडवांटेज हुआ है। आज भारत ने जो मैच खेला है बांग्लादेश के खिलाफ, उसको हम आंग हुआ है वहां की कंडीशन से, वहां की पिच से। हमारी टीम आज दोपहर को दुबई रवाना हुई है। हमारी टीम के ओपनर फखर जमान अनफिट हो गए, उनकी जगह आपने इमामुल हक को टीम में शामिल किया है। टीम एक बिखरी बिखरी, जो आपने फिटनेस की बात की ना सना, वो बिल्कुल सही है कि फिटनेस पे हम तवज्जो नहीं देते और हमारे खिलाड़ी मुसलसल अनफिट होते हैं और फिर नताइज हमारे खिलाफ ही आते हैं। सही। अच्छा, लास्टली बस बेग साहब मुझे ये फरमाएगा कि इस वक्त आपने कहा कि कॉम्बिनेशन तो टीम का ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से सिंक करते हों, लेकिन मैं वैसे ही चलते चलते आपसे जानना चाहूंगी कि एक मरतबा हमारी टीम को कहीं भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए और फिर बड़ी उनसे फौजी जवानों की तरह ट्रेनिंग करवाई गई थी। इस पर बहुत से लोगों को परेशानी तो हुई थी, लेकिन आपकी मुस्कुराहट से मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या इनको ऐसी ट्रेनिंग की दोबारा जरूरत नहीं महसूस होनी चाहिए? देखिए, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा ट्रेंड सेट हुआ था 2016 में, जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी। हम टेस्ट मैच जीते,
तो तमाम खिलाड़ियों ने जो है वो खड़े होकर सलूट किया था अपने ट्रेनर को। लेकिन इसके बाद आप जो लेकर गए थे काकुल एकेडमी मोहसिन नकवी साहब, पत्थर उठा के आप ऊपर चढ़ रहे हैं, कोई ये महादे जंग पे जा रहे हैं या ये क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, उससे कई खिलाड़ी अनफिट भी हुए। मेरे ख्याल में प्रॉपर तरीका कार इख्तियार करना चाहिए। लोग यही कह रहे हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक ट्वीट बड़ी गर्दिश कर रही है कि आपने बिल्डिंग तो बना ली लेकिन आप टीम नहीं बना सके। अब हमारी टीम कब बनेगी, हम लोग इसके इंतजार में। ठीक, अच्छा लास्ट क्वेश्चन बेग साहब ये फरमाइएगा सर कि आप वैसे इस इवेंट में फेवरेट किसको देख रहे हैं? क्योंकि देखिए पाकिस्तान के ग्राउंड्स पिचेस ऑब्वियसली कुछ टीम्स ऐसी हैं जो पहले खेल चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनको पहली मर्तबा या काफ़ी अरसे के बाद एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। आखिर 29 साल के बाद ये इवेंट हो रहा है, तो आप कौन कौन सी टीम्स हैं जिनको आपको समझ है कि लगता है कि वो पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ सकती हैं, या अकॉर्डिंग टू देयर जो टीम कॉम्बिनेशन है वो आगे बढ़ सकती हैं? देखिए भारत के लिए तो एडवांटेज है सना, क्योंकि वो दुबई में खेल रहा है और उसके चांसेस बड़े ब्राइट है। पाकिस्तान पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गया है, भारत एक मैच और जीतता है, 2 मैच जीतता है तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन मेरी नजर में इस वक्त जो मजबूत तरीन टीम है वो न्यूजीलैंड की है, कि जो बड़ी मुतवाजिन है, जिसके बॉलर भी बड़े जबरदस्त है, जिसकी फील्डिंग का मयार भी इंतहाई आला है, जिसके ओपनर, जिसकी बैटिंग, हर चीज में वो परफेक्ट है। और न्यूजीलैंड की टीम आप देखें कि पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ 2023 का, उसके सेमीफाइनल में पहुंची, 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, और जिस तरह से उन्होंने जेल किया है, मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड इज द फेवरेट टीम फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन पाकिस्तान के लिए एक सबक ज़रूर है कि क्रिकेट के इवेंट्स पाकिस्तान में तो करवाए जा रहे हैं, मेज़बानी पाकिस्तान को मिल रही है, लेकिन उस हिसाब से पाकिस्तान की टीम की तैयारी भरपूर नज़र नहीं आती है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।